देखिए बाबू, लास्ट क्लास हम लोगों का रेट कांस्टेंट दिया हुआ रहता था, यानी कि k इक्वल टू, और वहाँ से हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते थे, यानी कि टाइप नंबर 3 तक हो गया था, है कि नहीं। अब आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। और इम्पोर्टेंट हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम जल्दी इम्पोर्टेंट बोलते नहीं हैं, समझे बात को। उसके बावजूद हम इस बार इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा बहुत नहीं, मतलब खतरनाक इम्पोर्टेंट में से एक है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर कई बार पूछा हुआ तो रिपीटेड ही सब कर सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं, रिपीट होगा क्वेश्चन, समझ गए बात को। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इसमें और कुछ चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बात पे ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का इसमें दो फॉर्मूला का यूज होगा, समझे। इसमें इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला का यूज होगा, जिसमें हम लोगों का सबसे पहले नोट पॉइंट में वो दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। जिसमें पहला हम लोग का जो फॉर्मूला बाबू वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप लोगों को मैथ में सर बताए होंगे कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए बाबू, देखिए सर आप लोग को बताए होंगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, उल्टा होता है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो आप यहाँ से एक और चीज़ समझते होंगे, वो चीज़ ये है, अच्छा इसका बैटरी ये ख़त्म हो गया। देखिए बाबू, डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अच्छा आप लोग जानते हैं कि दो का उल्टा क्या होता है, 1/2 है ना। तो दो का उल्टा 1/2 है, तो देखिए दोनों कट जाएगा, नहीं समझे बात को। 5 का उल्टा क्या होगा बताइए, तो 1/5, तो ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक उसी प्रकार सोचिए बाबू, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो ये दोनों कट जाएगा। इन्हें से कटा के कहीं दिखाना नहीं, तो दिखाया नहीं जाता है, समझ गए। हाँ मैथ में सर आप लोग को बताएंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ये जो सिंबल है इसको से कटाना नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा हिंट के लिए समझाते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे डी है, डी का मतलब ये डिफरेंशिएशन, और ये जो एस टाइप का है मतलब पतला एस, ये हो गया मोटा एस, ये हो गया बिना खाया हुआ एस, समझे। मैंने 6 महीना से भूखा एस, किसी को 6 महीना यदि आप सहवा दीजिएगा तो इसका ऐसा ही हाल हो जाएगा, पहले ऐसे होगा ऐसा हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया सूखा हुआ एस। तो सूखा हुआ एस होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन, यानी कि इंटीग्रेशन का सिंबल। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हुआ, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन ऐसा कटाना उटाना नहीं होता है, ठीक है। बस हम आपको समझाने के लिए चीज बता रहे, दोनों क्या होगा, कटेगा। तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा बोलिए, तो एक्स, समझे, सिर्फ एक्स बचेगा। अच्छा देखिए बाबू, दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको यहाँ से यहाँ तक लिमिट दे दिया रहेगा, जैसे 0 से π/2 पढ़े होंगे ये सब आप लोग, है ना, 0 से π/2। तो ये लिमिट है, और जब लिमिट लग जाएगा तब इंटीग्रेशन में आप यदि किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको उस फंक्शन में यहाँ पे प्लस सी यानी कि कांस्टेंट नहीं लगाना होता है, समझे। लेकिन यदि ये आपके पास लिमिट ना हो, जैसे सिर्फ ऐसे इंटीग्रेशन है और कोई फंक्शन है, तब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा उसमें प्लस सी करना पड़ेगा। आप बोलिए सर क्यों? क्योंकि देखिए बाबू, मैथ में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 1 आया और इंटीग्रेशन किए बन गया 2, तो क्या 1 = 2 कभी जिंदगी में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो 1 बराबर जब 2 नहीं होगा
तब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये इसका मतलब ये रूल गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। लेकिन 1 बराबर 2 हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे प्लस सी लिखे हैं उसका मान -1 है, तब ना 2 - 1 मिलकर के 1 हो गया, समझे। तो आपका इसमें तो फिक्स मान है, इसमें फिक्स है, इसमें आपका आ जाएगा 0 से π/2 के ही बीच आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें आपका वैल्यू एक्यूरेट आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो जब थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो उसी को मैनेज करने के लिए ये सी कांस्टेंट आता है, समझे, ये कांस्टेंट सी आता है। मान लीजिए यहाँ पे आ गया 5 इक्वल टू इधर आ गया 4.9, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना होगा 0.1। तो बहुत ज्यादा का गैप नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस सी लगाते हैं। किस केस में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है, यानी कि जिसमें लिमिट नहीं होगा। ये चीज मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी, बेसिक मैथ में सर आप लोग को पढ़ाए होंगे, है कि नहीं, कि एक आपको लास्ट में प्लस सी लगा देना, कांस्टेंट लगा देना। तो देखिए बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी होगा कि नहीं होगा, प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर यदि 2 टर्म हो जिसमें से एक टर्म कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है k और इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो अब आपको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर कर देना है। तो कांस्टेंट कौन है बताइए, तो k कांस्टेंट है, तो k को बाहर कर देंगे, तो k इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। अभी जस्ट आप पढ़े बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x होता है। x और k मिल करके क्या हो जाएगा, देखिए k यहाँ पे है और इसका इंटीग्रेशन हो गया x, तो kx और लास्ट में तो कांस्टेंट देना ही है, तो kx प्लस c हो जाएगा। अब समझ में आया, 2 फॉर्मूला का यूज होगा अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्लियर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, समझे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बताइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। यदि हम लोग से ये चीज कोई पूछे तो हम लोग को तो पता नहीं है क्या है, हाँ, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से बनता होगा, है ना। इंटीग्रेटेड का संबंध, इंटीग्रेटेड का रिलेशन कहाँ से आया होगा बताइए, तो इंटीग्रेशन से। और हम लोग बचपन से जानते हैं बाबू कि इंटीग्रेशन संस्कृत से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया है, मैथ से। चलो संस्कृत से कैसे बोल दिए, अरे हम कुछ भी बोलेंगे, आप लोगों को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। तो बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से आता है, मैथ से। इसका मतलब बाबू इंटीग्रेशन जो है ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, आप बोलते सर, आप बोले तो हम बोलेंगे अरे तुम लोग गधा है, तो क्या बोल लीजिएगा, मान जाइएगा। तब आप लोग बोले सर हम लोग स्मार्ट आदमी है। यार लड़की सबको कुछ बोल के दिखे भी माथा पटक देगी कि सर ऐसे कैसे बोल सकते बताइए, तो है कि नहीं। तो बाबू फिर आप लोग अपने आप को बंदरिया तो सोचिएगा नहीं, तो फिर जब हम यहाँ उल्टा पुल्टा बोले तो आप लोग कैसे हाँ करते हैं। हम बोले रहे तुम लोग सब बंदरिया, और मान जाइएगा। तब त्रिकुट पहाड़ में देखते हैं ना बंदरिया सर, तो वैसे हैं आप लोग। तो फिर यहाँ क्या बोलते हैं उल्टा पुल्टा, यहाँ भी सही बोलना है। और यदि आप लोग अपने आप को बंदरिया घोषित करते हैं तब कोई बात नहीं, तब बोल सकते हैं क्या, तो हम तो सही है पढ़ा रहे बाबू, तो कभी कभी आपको बोलना पड़ेगा ना, बताइए। अब मेरे ऊपर ही सारा डिपेंड है तो अच्छा नहीं लगेगा, तब थोड़ा बहुत आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। अच्छा, एक आप ही के साथ एक फ्रेंड आती थी, वो आज नहीं आई है क्या, वो एक दिन हमको हाई स्कूल तरफ मिली थी और हमको बिस्किट दी थी, समझे। बोली सर खा लीजिएगा, हम बोले ठीक है खा लेंगे। और बोली कि सर ये बिस्किट मतलब हम खुद से बनाए, तो उनको देख के लग गया खुद से तो ही नहीं बनाई होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चा में हम वही सब बिस्किटें खाली खावे करते थे। तो अभी थोड़ी है कि आपको पता नहीं रहेगा, तो घर बोली कि सर हम खुद से बनाए, हम बोले ठीक है बाबू खा लेंगे, ठीक है। आपको कैसे लगता है, अब स्टूडेंट का दिया हुआ है जी, इसको कैसे फेंक सकते हैं बताइए। आप ही लोग तो हैं मेरा सब चीज़। अब आप लोग जहरो दे दीजिएगा तो हम उसको खा लेंगे, तो बिस्किट था, खाली प्यार से दे दीजिएगा कि सर लीजिए, हम कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन हमको आप लोग पर भरोसा, आप लोग जहर भर तो नहीं खिलाइएगा, ठीक है, और खिला दीजिएगा जी। छोड़िए जब बहुत बात चलिए, चलिए यहाँ आते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ k dx था, वो इस k को बाहर कर दिए तो सिर्फ क्या बचा है, मतलब k बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x होता है, उसके साथ ये k मल्टीप्लाई हो गया kx प्लस c। कोई दिक्कत है।
जब यहां तक समझ गए थे, अब हम लोग वही समझ रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बताइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है सो ये संस्कृत से आया हुआ या मैथ से आया है? मैथ से आया, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, लेकिन ये तो जानते हैं कि एक प्रकार का गणितीय व्यंजक है। व्यंजक का मतलब था सूत्र, मतलब फॉर्मूला। इंटीग्रेशन क्या है? देखिए तो इधर कुछ है फिर बराबर है, इधर कुछ है, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं बताइए? तो व्यंजक, यानी कि एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो एक प्रकार का इंटीग्रेशन जो है एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब वो मैथ से आया हुआ है। अच्छा बताइए बाबू, मैथ में क्या एक्सपेरिमेंट होता है केमिकल उमिकल डाल करके? नहीं, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रेट लॉ एक्सप्रेशन, वहां पे देखिएगा रिएक्शन आता था और रिएक्शन में रिएक्टेंट रहता था, और रिएक्टेंट में HCl मतलब क्या कहते हैं H2 रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है, या फिर सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम OH रह सकता है, ऐसा कुछ भी रह सकता है। तो वहां पे रिएक्शन होता था, इसलिए हम लोग उसको बोलते थे एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन मतलब सिर्फ ये इंटीग्रेशन है। तो आप लोग को सर कभी बोले कि बाबू कल इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो तुम लोग जो सो केमिकल 5-6 kg ले आना, बोले कहा है सर रे इंटीग्रेशन में यूज होगा थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ऐसा कभी कुछ बोले क्या? कुछ नहीं, मैथ जैसा बस खाली फॉर्मूला लाए और बनाते गए। तो बाबू देखिए इंटीग्रेशन एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मैथमेटिकल रिलेशन। अब समझ में आया? हाँ, कोई बच्चे कंफ्यूजन में वहां पे बताए थे रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन, लेकिन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होगा ये एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन होगा या सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन होगा? कौन सा रिलेशन होगा बताइए? मैथमेटिकल रिलेशन। अब समझ में आया? तो यदि कोई बोले कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, यानी कि समाकलित दर समीकरण क्या है, तो आप बोलिएगा ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है। क्या है? ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है। देखिए बाबू, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन हो, कोई भी सूत्र हो, कोई भी फॉर्मूला हो या कोई भी समीकरण हो, उसका मतलब होता है दो के बीच संबंध बताना, है कि नहीं? दो के बीच संबंध बताना। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस सी है, मतलब इसके और इसके बीच में ये रिलेशन संबंध को बता रहा है ना? इस दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो मैथ का काम ही यही है, दो के बीच में संबंध बताना। तो बाबू यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये भी दो के बीच संबंध बताएगा। तो आखिर वो दो कौन कौन होगा जिसके बीच ये संबंध बताएगा? क्या हम आप होंगे, या कॉपी किताब होगा, या खाना पीना, आखिर होगा क्या? तो होगा रेट या रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या क्या होगा? रेट या रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है ये रेट और रेट कांस्टेंट और साथ ही साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बीच संबंध बताएगा। किसके किसके बीच संबंध बताएगा? मेरे आपके नहीं, रेट या रेट कांस्टेंट और साथ ही साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। समझे? तो ये बोलना है कि वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, समझे, वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रेट या रेट कांस्टेंट तथा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच संबंध को स्थापित करता है या संबंध बताता है, उसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी कि समाकलित दर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलित दर समीकरण कहते हैं। क्लियर है सबका? चलिए बाबू, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेफिनेशन। देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हिंदी इसका आता है समाकलित दर समीकरण। क्या आता बताइए? तो समाकलित दर समीकरण, ठीक है? समाकलित दर समीकरण। अब समाकलित दर समीकरण बाबू किसको बोलेंगे? तो आप लोग समझ गए, वह मैथमेटिकल रिलेशन है ना, या फिर वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बोल सकते हैं, या फिर वह गणितीय व्यंजक। क्या लिखे आप लोग बताइए? वह मैथमेटिकल रिलेशन लिखे, या फिर वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे, या फिर वह गणितीय व्यंजक लिखे? क्या लिखे? गणितीय व्यंजक। बाबू इतना हिंदी मत लिखो, ये वह मैथमेटिकल रिलेशन लिख देते हैं, समझे? वह मैथमेटिकल रिलेशन। इतना गणितीय व्यंजक भूल जाइएगा, हार्ड लगेगा। तो देख, गणितीय व्यंजक से अच्छा लगेगा मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है? ठीक है, आप लोग हमेशा मैथ मैथ बोलते हैं, गणित को ही बोलते हैं। कौन क्लास जा रहे हैं? गणित का क्लास जा रहे हैं। कोई बोलते हैं क्या? सब बोलते हैं मैथ का क्लास। कोई बोलते हैं कि जीव विज्ञान का क्लास जा रहे हैं, सब बोलते हैं बायो का क्लास। कोई बोलते हैं कि रसायन शास्त्र का क्लास जा रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास। तो थोड़ा यहाँ भी केमिस्ट्री यूज कर लेते इंग्लिश में। तो देखिए बाबू, समाकलित दर समीकरण में क्या हो जाएगा? वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो लिखिए
देखिए वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रेट या रेट कांस्टेंट तथा अभिकारक के सांद्रण के बीच, है ना, अभिकारक के सांद्रण के बीच संबंध बताता है, उसे क्या बोलेंगे बताइए बाबू? उसे समाकलित दर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलित दर समीकरण, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना, उसे समाकलित दर समीकरण कहते हैं। इसी को बाबू इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब चलिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। अच्छा आप सोचिए, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का आ रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे बाबू, यानी कि समाकलित दर समीकरण देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है, कई बार 5 मार्क्स में ये पूछा हुआ भी है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, जैक बिहार दोनों के लिए। अब बाबू सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। हम आपको टेबल बताए थे, बताइए, हम बोले थे उसमें जब n बराबर 0 होगा तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलिएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और n का मतलब होता था वो ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब था कोटि। क्या होता है? कोटि। तो यदि कोई बोले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, क्या बोलिएगा? वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान 0 हो, या वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान 1 हो। वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान क्या हो? 0 हो, यानी कि 0 हो, उसे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे? बोलिए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए बाबू सारे बच्चे एक साथ मिल करके हमको लिखवाइए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन लिखाइए। तो वह अभिक्रिया, बोलिए इसके आगे क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसका क्या, कौन चीज का मान बताइए तो? हाँ, जिसका कोटि का मान, है ना, जिसका कोटि का मान कितना होता बताइए तो? 0 होता है, यानी कि 0 होता है ना। जिसका कोटि का मान 0 होता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए बाबू इसमें ना दो लाइन और कुछ चीज लिखेंगे, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम पहले उसको प्रूव करेंगे, फिर आप लोग से बुलवाएंगे, तब आप लोग यहाँ लिखाइए तब लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा हुआ है। चलिए उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं। अच्छा रिएक्शन में आप लोग क्या जानते हैं बताइए तो? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या कुछ और भी बीच में होता है? रिएक्शन का मेनली मीनिंग क्या होता है बताइए तो? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कोई रिएक्टेंट दिया रहेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यही ना है। कोई रिएक्टेंट दिया रहेगा वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो है रिएक्शन का मतलब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए बाबू एक तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ मान लेंगे, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं। अब बाबू जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसमें लगाइए तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है बताइए तो? रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर, जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ चलाएगा? पावर में आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए बाबू,
आप यहां लिखें लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने हैं और ऑर्डर का मान 1 लिख दिए। आपसे बड़ा महान कोई होगा? मैंने यहाँ लिखे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और यहाँ ऑर्डर का मान 1 लिखे। बताइए लिखना ये सही है या गलत है? आप ही लोग बताइए। यदि आप यहाँ इसको सही मान रहे तब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? इस हिसाब, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे पढ़ रहे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। तो बताइए बाबू यहाँ पे जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लिए हैं तो क्या उसके बावजूद यहाँ पे लोग 1 लिखें, ये सही काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्यों नहीं सही हो रहा, वो आपको बताते हैं। आप बोलिए सही तो सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 है कि नहीं? 1 है तो 1 तो लिखे, ठीक है। याद कीजिए हम आपको बोले थे जब रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे जो पावर होता है उसको हम बोले थे आर्बिट्रेरी नंबर होता है। ये हमेशा कोफिशिएंट के बराबर होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। याद आ रहा मेरा बात? बताइए ये जो पावर था उसको कौन सा नंबर बोले थे? आर्बिट्रेरी नंबर। और आर्बिट्रेरी नंबर का मतलब क्या होता था कि जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पावर बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा, जैसे यहाँ भी नहीं बनने वाला है, समझे? जैसे यहाँ भी नहीं बनेगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी नहीं बनता था, है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी आप देखते थे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता था उसमें जो आपका कोफिशिएंट होता था वो पावर नहीं बनता था। तो वहां तुम लोग देखे ही थे और वहां से हम लोग को ये चीज का प्रूफ मिला था कि सच में जो कोफिशिएंट तो हमेशा पावर के बराबर नहीं होता। और दूसरा प्रूफिंग देखिए यहाँ भी बाबू, यहाँ पे 1 है और 1 होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने हैं। तो आप बोलिए सर जीरो ऑर्डर माने तो यहाँ तो 1 है तो फिर 0 काहे लेंगे? यही तो बात है, हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि कोफिशिएंट हमेशा पावर होगा ऐसा नहीं है। हाँ ज्यादातर केस में सेम होगा, लेकिन बहुत सारा टर्म ऐसा भी है जहाँ पे सेम नहीं होगा। उसी केस के लिए यहाँ पे जो आपका पावर होता था उसको हम लोग आर्बिट्रेरी नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? आर्बिट्रेरी नंबर बोलते हैं। क्या आप सबको समझ में आया? अब समझे बात? तो बताइए बाबू यहाँ पे 1 और 0 बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हमेशा जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट मतलब पावर बनेगा या कभी कभी नहीं बनेगा? उस केस में इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? आर्बिट्रेरी नंबर या कोई और नंबर? अब समझ में आया? जैसे यहाँ पे भी देखिए बराबर नहीं हुआ। यहाँ हम लोग 1 रख नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद लिखे लेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने। और जब इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑर्डर का मान 1 हो जाएगा। और अब लिखे जीरो ऑर्डर तो स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो 0 कर दिए। 0 आप अब बोलिए सर यहाँ तो 1 दिख रहा सर 0 का है, जिसके पीछे कारण हम आपको ऑलरेडी पहले कई बार बता चुके हैं कि आर्बिट्रेरी नंबर होता है हमेशा आपका जो पावर होगा और जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब आप जानते हैं बाबू कि किसी भी चीज पे पावर यदि 0 हुआ तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है या 1 हो जाता है या 2 हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? 1। तो देखिए रेट इक्वल टू यहाँ क्या आ गया कि और कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर 0 था तो किसी भी चीज पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से रेट बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो रेट बराबर कि क्या हो जाएगा कि इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब सबको समझ में आया? अब आप बताइए बाबू यहाँ पे जब रिएक्टेंट है ये नहीं है, रिएक्टेंट यहाँ पे है ये नहीं है तो अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाइए, क्या रेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? फिर से एक बार बोलिए, क्या यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है? यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर है? नहीं है, वो तो यहाँ पे था 0 आकर के खत्म हो गया, इसका कहानी समाप्त हो गया। इसमें बम फूट गया, देखिए बम साफ हो गया, 1 बन गया, कहानी खत्म, है कि नहीं? 0 तो उसको 1 बना दिया और 1 जैसे ही बनाया मतलब आर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो सो कहानी तमाम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर है ये नहीं है। और बताइए बाबू जब यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है, जब यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है तो बताइए जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाइए या घटाइए, लेकिन वो यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो क्या रेट बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो रिएक्टेंट के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है? तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, किसमें मारिएगा? जीरो ऑर्डर। क्लियर है सबका? पति बाबू क्या शून्य कोटि अभिक्रिया जो है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर शून्य कोटि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है या नहीं करती है? आवाज नहीं आया बाबू,
नहीं करती है। क्लियर है सबका? शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। और साथ ही साथ एक और न्यू चीज देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। देखिए ये रेट है और के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट दोनों यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया। क्लियर है? चलिए फाइनली आप लोग हमको बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जिसका कोटि का मान शून्य हो या 1 हो या 2 हो? क्या हो बताइए? शून्य हो। अब बताओ शून्य कोटि अभिक्रिया में जो रेट है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है या नहीं करती है? नहीं करती। अच्छा, शून्य कोटि अभिक्रिया में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, किसी और चीज के बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर है सबका? चलिए दोनों लाइन को यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए इसलिए हम आपको पहले बोले प्रूव करेंगे तब यहाँ लिखेंगे। चलिए बाबू यहाँ लिखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर, अभिकारक के सांद्रण पर, चलिए बाबू आप लोग बताइए, निर्भर करती है या निर्भर नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है, तो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। इसके बाद बताइए, तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के बराबर हो जाती है? नहीं, किसके बराबर हो जाती है बताइए? शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर है वो किसके बराबर हो जाती है बताइए? तो रेट कांस्टेंट के बराबर, यानी कि वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? वेग स्थिरांक के बराबर होती है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है ना, कि दर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक ब्रैकेट में के बराबर हो जाती है। बताइए बाबू, क्या यहाँ से आते में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट था? कुछ रटना फटना नहीं पड़ेगा? हाँ बोलिए, क्या हुआ? तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर ना, अच्छा कोटि छूट गया है, कर दीजिए। देखिए बाबू, शून्य कोटि, क्लियर है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर है, और कहीं कुछ नहीं छूटा है। पता है यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। चलिए बाबू, अब हम लोग इसके रिकॉर्ड हो रहा है ना जी? क्या हुआ? अच्छा फोन आ रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, बस रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो जो टाइम है वो चल रहा है या रुका हुआ है? टाइम चल रहा है ना? ठीक। अब देखिए बाबू, रेट बराबर यहाँ तक का के आ गया। ठीक है, कहीं ऐसा ना हम इधर पढ़ा दिए और उधर आधे में रिकॉर्डर दिए डाल के, बिहार वाला बच्चा बोले क्या पढ़ा दिए सर, ये तो आधे में इक्वेशन 1 में रुके हुए हैं, तो वैसा कोई लफड़ा फड़ना लग जाए। ठीक है, देखिए बाबू, रेट बराबर के आ गया है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग जानते हैं। अच्छा, हम एक यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए बाबू, रेट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी, समझे? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी। अब हम आप लोग से पूछेंगे बाबू कि ये रेट का फॉर्मूला हम कहां पर पढ़ाए थे? आप लोग हमको बताइए, कहां पे पढ़ाए थे? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर में। बताइए, रेट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय डी टी, और ये किसके बराबर हो गया था बताइए? तो टेंजेंट टेन थीटा के बराबर। याद आया? तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए बाबू। और देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या पा रहे हैं कि दोनों का LHS साइड देखिए बराबर है। इक्वेशन 1 का भी LHS साइड रेट है, इक्वेशन 2 का भी LHS साइड में रेट है, दोनों का रेट सेम है, मतलब दोनों का LHS साइड बराबर है, इधर भी रेट इधर भी रेट, दोनों का LHS साइड बराबर है। तो बताइए बाबू, जब किसी इक्वेशन में LHS साइड किसी का बराबर है तो उस दोनों इक्वेशन का RHS साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ का ये जो K है और ये है, ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा।
तो बस उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं बाबू, देखिए तो K बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाय dt, ये ना होगा। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा K dt, है ना। अब देखिए बाबू माइनस से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, जैसे ही दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया डी कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के और डी टी, क्लियर है, माइनस के डी टी। अब हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, समझे, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका मतलब हो गया बाबू कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो करिए इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के और डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब बाबू देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी, इस R को x मान लीजिए, अभी समझे R को x मान लीजिए, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फॉर्मूला क्या था x प्लस सी। तो अब आप बताइए यहाँ पे x के जगह पे कौन है बोलिए तो यहाँ x के जगह पे क्या लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लीजिए या कंसंट्रेशन ऑफ R लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ R। अच्छा एक काम करते रखिए, अभी सेम ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R। अच्छा बताइए बाबू यहाँ पे माइनस के और डी टी है, तो बताइए जो कांस्टेंट रहता है उसको अंदर ही रहने देते हैं बाहर निकाल लेते हैं बाहर, तो माइनस के यहाँ से निकल गया बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया यहाँ पे डी टी। चलिए अब देखिए यहाँ पे d इसको x मान लीजिए x, तो dx का मतलब क्या हो गया x हो गया, इन x की जगह पे यहाँ कौन है कंसंट्रेशन ऑफ R है, तो हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ R, तो क्या हो जाएगा देखिए तो कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के तो था ही, और यहाँ पे देखिए बाबू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ dt, इस t को फिर से x मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx मिलके क्या हो जाएगा x, इन x की जगह पे कौन है t, तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे t, और यहाँ पे माइनस के है तो मिलके क्या आ जाएगा बताइए, तो माइनस के टी, और हम बोले थे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो एक कांस्टेंट लगा देना प्लस सी, कोई दिक्कत है, प्लस सी कर देना, क्लियर है सबका। अब कुछ बच्चों को हमको पता है डाउट हुआ होगा कि सर जब इधर भी इंटीग्रेशन की इधर भी इंटीग्रेशन की तो सिर्फ एक ही जगह सी का ही लिखे, आपको सर बोले होंगे कि दोनों तरफ नहीं लिख देना है कांस्टेंट, सिर्फ एक तरफ लिखना है, समझे, इसलिए यहीं पे सिर्फ लेना है, दोनों तरफ। तो मैनेज करने के लिए ना जो थोड़ा बहुत आगे पीछे मान होगा उसी को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ प्लस सी लिखे, अब इधर प्लस सी लिखे तो दोनों कट गया, तो मान कभी जिंदगी में बराबर आएगा, कभी जिंदगी में बराबर आने वाला है तब। और मेरा मेन मकसद क्या है कि जो भी मान थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा उसको इस सी से हम लोग करेंगे कैलकुलेट, सी से उसको लेकर के क्या करेंगे मैनेज करेंगे। अब आप सी दोनों तरफ लीजिए, सी कट गया, कहाँ से मैनेज होगा, तब तो फिर वो बराबर रहेगा भी नहीं, इसलिए एक तरफ ही सी लगाना, दोनों तरफ नहीं लगा दीजिएगा। अब समझे बात को। अब बाबू इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉपेज है, अब आप लोग पानी उनी खरीद लीजिए, अब हम फिर से कहानी सुनाते हैं, ठीक है, स्टॉपेज मतलब रुक गए। अब यहाँ से कुछ कहानी है, वो कहानी सुनी क्या है। मान लीजिए बाबू कि हम बोले कि देखो रे हम ना अगले क्लास यानी कि शनिवार को तुम लोग को पार्टी देने वाले हैं। हम क्या बोले, मान लीजिए, रियल नहीं सच में, ठीक है, अब ऐसा खाली मान के रखना है। मान लीजिए कि मैं आपको बोले कि इस बार शनिवार को हम पार्टी देने वाले हैं, तो शनिवार को तुम लोग सबको आ जाना। आप लोग बोले सर कितना बजे, बोले 7 बजे शाम में आ जाना। आप लोग बोले ठीक है सर। अब शनिवार को 7 बजे शाम में बोले थे, गर्ल्स में एग्जाम्पल ले, आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा एग्जाम्पल को, नहीं लीजिएगा, तो चलिए आप ही में लेते हो। क्या नाम है आपका? राखी, जैसे उनका नाम राखी है, सब देख ही लिए। अब हम 7 बजे शनिवार को शाम में बुलाए थे, तो राखी मेरे यहाँ जो है सो 7 बजे सुबह ही पहुँच गई। अब जैसे इसको साथ हम चौंक गए, बोले अरे अभी इस टाइम यहाँ, बोले सर आप ही तो बोले थे। बोले कब रे? पिछले क्लास बोले हैं सर, भुला गए क्या? बोले क्या बोले थे? बोले थे कि जो सबसे पहले आएगा उसको हम मतलब कि पार्टी देंगे, तो हम ही आ गए सबसे पहले। बोले 7 बजे शाम में बोले थे। तो बोली सर शाम में कोई पहले आ जाता हमसे तब, इसलिए दिन भर आप ही घर में रह जाएंगे। हम बोले जा कोई बात नहीं, लेकिन हम पार्टी वार्टी तो देंगे 7 बजे ही शाम में।
बोले कोई दिक्कत नहीं सर, आज क्लास छोड़ के हम मस्त हम यहीं रहेंगे। बोले जानते हैं सर, जिस दिन से बोले उसी दिन से खाने छोड़ दिए। हम बोले कहा है कि पेट खाली रहेगा तब ना आकर के पूरा दबा के तुम खाएंगे। इस राखी का स्टेटमेंट है, दिल पे नहीं लीजिए। वही बोल रहे सर ऐसा कब बोल दिए। तो ऐसे राखी हमको बोलिए, हम बोले जा कोई बात नहीं, आप तब वेट उठ कीजिए, हम आ रहे हैं क्लास लेकर के, तब हम आपको पार्टी देंगे। हम गए फिर शाम में, बोले बाबू तब तेरा फेवरेट चीज़ क्या है? ये बोले सर हमको मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन। ठीक है, तो हम बोले ठीक है गुलाब जामुन है तो ला देते। अब देखिए वैसे राखी को देख के कितना लग रहा है, 5-6 को खाएगी। ठीक है, तो बोले ठीक है वो 6 को गुलाब जामुन ला देते हैं। बोले सर पागल उगल है क्या सर, 4 दिन से खाना नहीं तो 6 को मेरा दांते में लटक के रह जाएगा। बताइए, हम बोल रहे 6 को मेरा क्या होगा? तो हम बोले कितना 8 को ला देते। बोले सर 8 को में तो 2 को मेरा ये दोनों गाल में रह जाएगा, अंदर जाएगा थोड़ी। हम बोले तब क्या को चाहिए रे? बोले सर 100। ठीक है, तो मेरा दिमाग ही लिख गया। हम बोले 100 उतना खा पाइए? बोले तब सर 100 खाएंगे तब मेरा कुछ बुझाएगा, 3 दिन से नहीं खाना खा रहे, जब से बोले तब से छोड़ दिए खाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही इशारा कर दी। ठीक है 100। हम बोले ठीक है भाई ले आते हैं। हम आए दुकान, मेरा 1000 पैसा लग गया, समझे? अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे साला कौन लड़की है बताओ, कहीं मिठाई नहीं खाई है, मतलब 100 मिठाई खा रही, 1000 का एक बार में। दिल पे नहीं लीजिएगा बाबू, जब कोई पार्टी देंगे तो आ जाइएगा, खिला देंगे। ठीक है, तो पैसा तो लग गया। ये आई तो हम बोले देखो हम तुमको गुलाब जामुन खिला देंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बोले क्या सर? तो मान लीजिए बाबू ऐसा ही चेयर मेरा घर में भी है, मान लेना है बस। हम बोले इसमें पहले बैठो चेयर में, इसको बैठा लिए, इसका दोनों हाथ उसमें घुसा करके ऐसे बांध दिए, समझे? बोले सर क्या कर रहे हैं? बोले कौन है अभी देखो क्या करेंगे। इसी तरह से हाथ बांध दिए। अब उसका क्या कहते हैं जो चेयर का जो पैर है, पैर उसमें इसका दोनों पैर भी बांध दिए। तो बोले सर मार उड़ दीजिए। बोले रुको ना, मिठाई खिलाएंगे, क्या टेंशन ले रही है? इसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधा गया। अब पूरा बकबका रही थी तो मुंह में भी टेप साट दिए, फिर इधर से साट दिए। ठीक है, अब इसको लगा कि सर पता नहीं हमको मार देंगे। बोले रुको अभी फिर खिलाएंगे भी मिठाई। फिर इसका इस जगह भी बांध दिए ऐसे करके, पूरा छटपटा रही है, ऐसे लग रहा कुर्सी तोड़ देगी, बांध दिए। अभी कुछ नहीं कर पा रही है। इसके सामने में गुलाब जामुन ला दिए, एक प्लेट में बड़ा सा था, क्या कहते हैं प्लेट में। अभी देख रही है और इसका मुंह से एकदम पूरा पानी टपक रहा है। ठीक है, कि पागल हो रही है, लेकिन मुंह हर जगह से बंधा ऐसे कर रही है ना, खोलिए नहीं पा रही है। पूरा टेप वेप से एकदम अच्छे से साट दिए, सब चीज बांध दिए बाबू। और रात भर इसके सामने में गुलाब जामुन है, और रात भर ही भी गुलाब जामुन के सामने में है। लेकिन बताइए बाबू खाने का समय कितना लगा? खाई कितना समय? 0। अरे मिठाई सामने में रखने से क्या होगा, खाए कहाँ? खाने का समय तो 0 है। समझ में आ रहा मेरा बात? खाने का समय क्या लगा? 0 लगा। और जब हम सुबह आके देखे तो सुबह के मेरा दिमाग हिल गया, मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक भींगा हुआ है। ठीक है, तो हम बोले इतना भींग गया, रोई हुई क्या? बोले सर इतना अच्छा चीज सामने रख दिए थे, मेरा पानी मेरा मुंह से इतना सारा निकला है, इधर टेप वो सब भींगा हुआ, पूरा एकदम पानी से भरा पड़ा है। आप लोग ना इधर रील देखे होंगे, एक रील ऐसा आता था, इमली वाला शायद था, बोला कि पूरा एकदम मुंह अजीब कर करके इमली खा, बोला इमली खाएगा, बोलता हाँ इतना सारा पानी फेंका जा रहा है। तो वही हाल इसका हो रहा है, इतना सारा करके इसका 10-20 बार फेंका गया है। और इसका हम देखे मेरा दिमाग हिल गया, बोले भाई इतने रो दिन क्या? पर नहीं सर मेरा मुंह से इतना पानी निकला है ये चीज देख करके। तो अब बताइए बाबू रात भर ये मिठाई के सामने में रही, लेकिन खाने का समय कितना लगा? अच्छा बताइए मिठाई था कितना प्लेट में? 100। शुरुआत में 100 था, तो बताइए 0 समय के बाद भी मिठाई 100 ही रहा या बढ़ गया या घट गया? 100 ही रहा। इसका मतलब 0 समय के लगने के बाद भी जो आपका शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, यानी कि मिठाई का जो अमाउंट था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो शुरुआत में था 0 समय के बाद वही रह गया, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रह गया, या 90 हो गया या 110 हो गया? वही रह गया। इसका मतलब बाबू 0 समय के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो उसी के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बराबर है, जब में इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रह जाएगा। मतलब शुरुआत में जो कंसंट्रेशन था, प्रारंभ में जो कंसंट्रेशन था, वही कंसंट्रेशन 0 समय के बाद भी रहेगा। क्लियर है? अब हम उसको ला रहे थे बाबू, आप लोग देखे, बोले अरे ये देखो पार्टी में यही विन की, खाई हो गया। अब वो आप लोग पूछ रहे पूरा मिठाई खाई ना रे? तो बोले हाँ वो तो हमें पता है क्या खाए नहीं खाए, 4 दिन से तो खाना नहीं खाए थे।
मिठाई के बाद दूर जाए, माड़े बाद देता तो वही ठीक होता है। माड़वा समझते कि नहीं कि कौन लफड़ा में सर फंसाए हुए थे। अब आप लोग को लगा का सर तुम जबरदस्ती 1000 खिला दिए, बोले नहीं 2000 खिलाए, एक बार अगला पार्टी में तुम चल जाना, पता चल जाएगा क्या 1000 खिलाए थे। समझ में आ रहा मेरा बात? तो सबको लगा कि राखी बहुत खाई है, इन राखी का दिल जान रहा और हम जान रहे हैं इसको क्या खिलाएं, क्या राखी। देखिए अभी भी खुश है, उसको लग रहा हाँ सर कोई बात नहीं। तो चलिए बाबू अब आप हमको बताइए कि जब 0 समय होगा तो 0 समय के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रह जाएगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू, देखिए व्हेन टाइम, जब टाइम 0 होगा, व्हेन t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा, देन तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है बाबू ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए? तो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। और जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट किया गया R0 से। क्या चीज से डिनोट किया गया? R0 से। तो इनिशियल है बाबू, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको डिनोट किया गया कंसंट्रेशन ऑफ R0 से। क्लियर है सबका? कंसंट्रेशन ऑफ R0 से। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी है क्या? अब फिर से इस इक्वेशन 3 को लिखिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बोलिए? तो कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस KT प्लस C। अब आप बताइए बाबू यदि खाने का समय 0 है, यदि T का वैल्यू 0 है तो R जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, किसी और कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होता है बोलिए? तो R0। क्लियर है सबका? देखिए जब समय 0 हुआ तो हम लोग का जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0 के बराबर हो गया। कोई परेशानी है? अब आप देखिए बाबू हम लोग के पास यहाँ पे क्या बन गया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग के पास कंसंट्रेशन ऑफ R के जगह R0 हो गया जब T के जगह 0 हो जाएगा, माइनस K इंटू 0 प्लस C। अब ये दोनों मिल करके 0 प्लस C कीजिए तो C होगा, तो C बराबर क्या हो गया? R0 हो गया। तो इसीलिए C इक्वल टू हम लोग के पास यहाँ पे हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R0। क्या हो गया बताइए? तो C इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R0। क्लियर है सबका? फिर से इक्वेशन नंबर 3 को लिखिए बाबू, अगेन इक्वेशन नंबर 3, अगेन इक्वेशन 3, पुनः इक्वेशन 3 को लिखिए। तो इक्वेशन 3 फिर से लिख रहे हैं, क्या है बोलिए? तो कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस KT प्लस C। अब C के जगह पे बाबू इस C का वैल्यू को बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस KT प्लस C, और C का वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ R0। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ R0। अब बताइए बाबू इस माइनस KT को बराबर किधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो प्लस KT इक्वल टू यहाँ पे क्या? कंसंट्रेशन ऑफ R0। अच्छा इसको बराबर किधर ले, क्या हो जाएगा? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R। क्लियर है? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R। कोई परेशानी है? अब आप बताइए बाबू यहाँ से यदि हम K निकालना चाहें K, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाई T। और यदि हम यहाँ से T निकालना चाहें तब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय K। क्लियर है सबका? ये दो फॉर्मूला हम लोग का आ गया बाबू। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या आया बोलिए? तो K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाय T। और दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? T बराबर बोलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन R बाय K। क्लियर है? चलिए बाबू सारे बच्चे मिलकर हमको बताइए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, समझे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला? K बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाई T। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समय यानी कि T का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन R बाई K। कोई परेशानी है? क्लियर है सबका? और यही दोनों फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना था जो कि आ भी गया। अब यहाँ पे कौन क्या है बाबू, इस चीज को इस जगह लिख देते हैं। देखिए वेयर, वेयर आप जानते हैं बाबू K को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ये जो T है, T को हम लोग बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। टाइम का मतलब समय। R0 को हम लोग बोलते हैं बाबू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो कंसंट्रेशन ऑफ R है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? फाइनल
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है सबका? बताइए बाबू, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी? क्लियर है? क्या एक बार और रिपीट कर दे या अब आप लोग समझ गए? एक बार और रिपीट कर दे क्या? चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए बाबू, हम लोग सबसे पहले रिएक्शन मान लिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब रेट ला एक्सप्रेशन लेंगे, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर का पावर जीरो। जीरो इसलिए देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे माने ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर क्या? ठीक है, तो यहाँ माने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर भी ये दोनों बराबर नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको पहले बता दिए थे कि ये एक तरह का आर्बिट्रेरी नंबर है, ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो कर दिए, ठीक है। अब जानते हैं किसी भी चीज पे पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो k इंटू 1 कीजिए, k हो जाएगा। रेट बराबर क्या गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रेट बराबर फॉर्मूला माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, इसको इक्वेशन 2 कर लिए। इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा दोनों का एलएचएस साइड सेम है, तो दोनों का आरएचएस साइड भी क्या होगा? सेम होगा, कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम लोग डी आर निकाल लिए, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बराबर हो गया के डी टी। अब माइनस से दोनों तरफ गुना करिए तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बाबू कर दिए इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी आर हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया। अब जानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर यदि कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर करते हैं, माइनस के को बाहर कर दिए। अब इसका फॉर्मूला डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स के जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ आर था वो बैठा दिए। और यहाँ पे देखिए बाबू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, तो एक्स की जगह टी है, तो हम लोग भी यहाँ पे टी कर देंगे, तो माइनस के टी और प्लस सी हो गया, क्योंकि माइनस के गुना में था। अब व्हेन जब समय जीरो होगा तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, आप ही लोग बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो वही इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो गया, यानी कि आर नॉट के बराबर हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे लिखे बाबू, देखिए जब टी को जीरो करेंगे आर हम लोग आर नॉट हो जाएगा, वही की और यहाँ से सी निकाल लिए। अब इसी सी का वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर 3 में बैठा दिए, और फिर यहाँ से हम लोग माइनस के टी को इधर कर दिए, प्लस के टी, अगर के बराबर निकाले टी नीचे और टी बराबर निकालेंगे तो के नीचे। कोई दिक्कत है? क्लियर है? ये क्वेश्चन जब भी आएगा बाबू एग्जाम में 5 मार्क्स से आएगा। कितना मार्क्स से आएगा? अब आखिर वो डेली लाइफ में कौन सा रिएक्शन है जो सच में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला हो गया हम लोग का इसमें H2 प्लस Cl2 से 2HCl। देखिए बाबू हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 है, क्लोरीन में यहाँ कितना है? 1 है, ठीक है। तो 2 को HCl बना है। मान लीजिए इस रिएक्शन को होने में 5 मिनट लगा, कितना मिनट लगा? यानी कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल HCl बनेगा 5 मिनट में। तो बताइए आप लोग जानते हैं कि यदि इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। ये आप लोग को फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उसका रेट भी बढ़ता है। तो बताइए बाबू, जब इसका हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इसका रेट बढ़ना चाहिए था, माने जहां 5 मिनट में हुआ वहां 2 मिनट में हो जाता है, 1 ही मिनट में होता है, ऐसा कुछ होता है, स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन जानते हैं आप इस दोनों का मात्रा बढ़ाइए, 1 के जगह पे 2 कर दीजिए, 2H2 2Cl2, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको 4HCl मिल जाएगा। बात सही है, 4HCl मिल जाएगा, लेकिन वही 5 मिनट लगेगा। और वैज्ञानिक का दिमाग हिल गया, तो ये कैसे हुआ भाई? जब यहाँ हम लोग का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मात्रा बढ़ेगा, बात सही है, लेकिन रेट भी बढ़ना चाहिए। रेट 5 मिनट रहा, चलो एक्सेप्शन होगा, छोड़ो हटाओ इसको हटाया, ठीक है। जब इसको हटाया तब वापस उसने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और इस बार जो है बाबू वो है हम लोग का देखिए, इस बार लिया वो H2 और I2 को, H2 प्लस I2 मिलकर के बनाया 2HI, ठीक है। यहां पे भी इसका 1 मॉलिक्यूल है, इसका भी 1 मॉलिक्यूल है। जितना मिनट समय लगा इस कंसंट्रेशन पे, इस अमाउंट पे, अब इसका अमाउंट बढ़ाइए रेट उतना ही होगा। तब वो सब सोचा नहीं, इतना एक्सेप्शन नहीं, कुछ तो बात होगा। तब बोला अरे इस यूनिवर्स में तो ऐसा भी रिएक्शन है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, और वो कौन सा बताइए? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे उसका रेट डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बोला गया। किसका एग्जांपल बोला गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बोला गया। और समझ में आया? तीसरा बाबू, N2 प्लस
3H2 से 2NH3, ये सब है किसका एग्जाम्पल बताइए? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। कोई परेशानी है? क्लियर है सबका? तो अब बताओ क्या जीरो ऑर्डर में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, बन जाएगा? अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है, ग्राफ है, उसको हम अगली क्लास बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। आप लोग फोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा भी ग्राफ आप बता देंगे फिर अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर अब आप लोग का फोन में आएगा तो इस तरह नहीं, इसको हम यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देते हैं। ले लिए, आगे बढ़ा दें। हो गया। हो गया। हो गया। ले लिए। चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इसका अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि ग्राफ में इसका बहुत यूज होगा। समझ गए?